कि इसका अगर सीधा सीधा एक इंटरप्रिटेशन पूरी दुनिया एंड विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया अगर निकाला जाए तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक है। अगर तुम टेररिस्ट हो, अगर तुमने दुनिया में मारने का ठेका ले रखा है तो दुनिया के पास भी ये हक है कि आपको मारने का ठेका दुनिया ले ले। इजराइल ये कर दिखा रहा है, आगे बढ़ चढ़ के दिखा रहा है। मैं तो कहूँगा ऑनरेबल हमारे एम्बेसडर साहब ने तो बड़ी छोटी बात कही कि उठो। उठो क्यों? सिर्फ मारने के लिए उठो। अगर टेररिज्म को टेरराइज करना है तो सिर्फ उस टेररिस्ट की दिन रात सपनों में भी वो टेरराइज होना चाहिए कि कहीं कोई उठ तो नहीं गया। और अगर कोई भी कहीं उठा है दुनिया में, वो मेरे खिलाफ उठा है, क्योंकि मैंने इंसानियत की मौत कर रखी है। मैंने इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है वेरी लकीली वी हैव अ पाकिस्तान पैनलिस्ट, आई कैन सी हर। मुझे लगता है वो अपने घर ज़रूर ये मैसेज दें कि ये टेररिज्म अपने आप में, आप अगर तौबा नहीं करेंगे तो शायद किसी और को तौबा करवानी पड़ेगी। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बोला है सर। और मैं एक बार जरा बड़ी खबर भी बता देती हूँ कि नसरल्ला के जो खात्मे से है, खात्मे के बाद ईरान भी भड़क गया है। आरजू काज़मी जी को आप देख सकते हैं, कर्नल नैन हमारे साथ है, प्रेम कुमार जी हैं। इससे कैसे भड़का ईरान? ईरान ने ओआईसी की इमरजेंसी बैठक बुला ली है। ओआईसी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ओआईसी क्या है? मुसलमान देशों का एक समूह है। 57 मुस्लिम देशों की मीटिंग की तैयारी हो रही, किस पर? नसरल्ला के खात्मे पर ईरान ने यह बैठक बुलाई है। अब इसके मायने क्या हैं? क्योंकि ईरान लगातार नसरल्ला को एक ऐसे शख्सियत के रूप में देखना चाह रहा है और मुसलमान देशों को दिखाना चाह रहा है कि उसका खात्मा आप लोगों पर हमला है। अब जरा मैं एक बार आरजू जी के पास चली जाती हूँ, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ कर्नल नैन। आरजू जरा मुझे बताइए, नसरल्ला का खात्मा इसको पाकिस्तान में कैसे लिया जा रहा है? क्योंकि एक ओआईसी की मीटिंग बुलाई गई है। अब यहां पर यह दिखाने की, यह बताया जा रहा है कि लेबनान में घुसकर नसरल्ला को मारा, लेकिन ऐसी तस्वीरें भी आ रही है ईरान से जहां पर लोग खुशी मना रहे हैं कि नसरल्ला मारा गया। देखिए, पाकिस्तान में तो अभी तक उसको शहीद बताया जा रहा है। अभी तक तो बड़ा अफसोस जताया जा रहा है। लेकिन जहां तक ओआईसी की कंट्रीज की आप बात कर रही हैं, तो ओआईसी की कंट्रीज कभी एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं हुई। ये भी रिकॉर्ड पर है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस्लामिक कंट्री किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री के लिए साथ खड़ी हुई हो। इस वक्त यहाँ पर शिया सुन्नी का जो है वो शुरू हो जाएगा सारी नौटंकी। अब कई अरब कंट्रीज और कई गल्फ कंट्रीज ये सोचेंगी कि क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है तो उसका साथ देना है, उसके लीडर के लिए बोलना है या नहीं बोलना। उस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है कि वो किसका साथ दे। फिलहाल तो हमारा यही चल रहा है कि गलत हुआ है और इजराइल को बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन ओआईसी से मुझे उम्मीद नहीं कि ओआईसी कोई भी निकल कर किसी तरह की कोई हल पेश कर सके। ओआईसी की कंट्रीज जो हैं वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं देती। अब ये जो आरजू जी कह रही हैं, वो कह रही हैं कि कभी भी एक ओआईसी का देश दूसरे के साथ खड़ा नहीं होता है। जरा इसे सोचिए जरा। वो ये भी कह रही है एक ओआईसी का देश दूसरे के साथ खड़ा नहीं होता है। यहाँ पर एक भड़काने की कोशिश हो रही है। मुझे जरा कर्नल नैन बताइए। हाँ, वो शहीद वो शहीद बताना चाह रहा है, ईरान बताना चाह रहा है वो शहीद है। नहीं, पाकिस्तान के लिए शहीद कैसे हो गए? मेरे को ये नहीं समझ आई। हाउ कैन पाकिस्तान थिंक अबाउट इट कि वो इंसान जो है, इंसान क्या वो जानवर जो है जिसको मौत होनी ही चाहिए थी और उसे फाइनली मिली है, तो वो शहीद, और वो भी पाकिस्तान के लिए कैसे हो सकता है शहीद? पाकिस्तान के लिए कैसे हो सकता है शहीद? मैं उस पर आऊं एक बार। कर्नल नैन जरा बताइए, आरजू काज़मी कह रहा है वो शहीद है। हाँ बोलिए आरजू जी, बोलिए। उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहा था इमरान खान ने। सारे हमारे यहाँ तो जो टेररिस्ट होता है वो शहीद होते हैं सर। हमें क्यों मानना है? मैं चाहता ही आपसे ये था कि सारे टेररिस्ट जो हैं, सारे टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के लिए शहीद होते हैं। अब मुझे दिस इज द सैड पार्ट। कर्नल नैन, शहीद बताया जा रहा है पाकिस्तान में। अब मुस्लिम नेशंस को जो बताया गया ओआईसी के लिए बैठक बुलाई गई, अब आप सोच लीजिए क्यों बुलाई गई है, उसके पीछे एक एजेंडा क्या है? इससे ज्यादा फर्क क्या पड़ने वाला है? जब 7 अक्टूबर के बाद हमास के ऊपर अटैक हुआ था तब तो ओआईसी बुलाया गया, तो ईरान को समर्थन कितना मिला? उसमें नहीं। आज भी वही हाल है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कुछ लोग तो अंदर से खुश हो रहा हूँ, क्योंकि ईरान की असली ताकत प्रॉक्सी ये जो है हिजबुल्लाह, हमास, हुती, यही है। खुद के सामने तो आता नहीं। और अब जब टॉप कमांडर्स पूरे के पूरे नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। तो पहले वो क्या था, शुरू करके उसको मार दिया था। अब आज हसन जो है क्रियाक्रम हो गया। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बुला ले, वो तुर्की हो, जो भी लोग हैं,
ये तो कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे कि हमें शायद मुस्लिम कार्ड खेल करके मुस्लिम वर्ल्ड के लोगों के अंदर लीडर बनाने की कोशिश करें, इनका यहाँ तक है। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, अभी शिया सुन्नी का खेल अब शुरू होगा। और रही बात पाकिस्तान की, जियाउल-हक जब ब्रिगेडियर जियाउल-हक था तो जॉर्डन के अंदर जाकर के किसको मार रहा था? यहूदियों, सॉरी, हमास के लोगों को तो मारा उन लोगों ने, हमास के लोगों को मारा, इन सभी लोगों को मार रहे थे ये लोग। तो पाकिस्तान के तो कुछ कहिए ही मत, जहां फायदा दिखाई देता कहीं भी बिक जाएगा। पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, लेकिन जहां सिचुएशन अब बन के आ रही है, सुचारिता, मेरा मानना है, देखिए पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ये वो देश है लेबनान, जिसके ऊपर किसी जमाने के अंदर फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन 1975 से लेकर 1990 के बीच अगर मैं याद दिलाऊं, जिस टाइम पे यहाँ सिविल वॉर हो रहा था तो क्या हुआ था? डेमोग्राफी बदल गई 15 साल में। अरे मुसलमानों ने इतने बच्चे तो पैदा नहीं कर दिए होंगे ना, ये लोग आए कहां से? ये सब के सब ईरान समर्थित जितने भी कट्टरपंथी लोग, इराक से लेके, सीरिया से लेके, दाएं से बाएं से, ये सब वहां घुस गए। और देखिए क्या हुआ, डेमोग्राफी बदल गई, मुस्लिम ज्यादा हो गए, क्रिश्चियंस कम हो गए। तो जैसे आप कह रहे थे कि कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, तो क्रिश्चियंस खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि हमारे को जिस तरीके से दबाया गया 1975 से लेकर 1990 के बीच, जैसे हमारे कश्मीर के इलाके में घाटी में हुआ था, सेम चीज हो रही थी। लेकिन एक बात और जोड़ूंगा मैं, सुचार से अगर आप परमिशन देते हो। देखिए, मेरा मानना है कि अब पूरे यूरोप को सचेत हो जाना चाहिए, पूरे यूरोप को। तो ये लोग हर जगह डेमोग्राफी बदल रहे हैं। देखिए, कल नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में द ब्लेसिंग द कर्स दिखाया, और मुझे लगता है उसको दिखाने के पीछे एक मंशा यही थी कि किसे एक तरह से सचेत होना चाहिए, किसे ये सोचना चाहिए कि वो आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे रहा है। मैं एक बार और एक बड़ी खबर बता, ये तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूं, द कर्स एंड द ब्लेसिंग। कौन अभिशाप है और कौन वरदान है, और कौन वरदान है उसमें सबसे ऊपर भारत का नाम था। अब आप सोच लीजिए, नेतन्याहू दिखा रहे हैं, भारत को वरदान बता रहे हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में कितने देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत की एक परमानेंट मेंबरशिप की भी बात की है। वो इसीलिए क्योंकि भारत का सामर्थ्य लोग समझ रहे हैं। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं कि मुसलमानों की लामबंदी की साजिश कैसे शुरू हो गई। अब इसे समझिए, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खमनई, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो दुनिया भर के मुसलमान, हिजबुल्लाह का साथ दे, ये कह रहे हैं खमनई। अब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, यानी हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान तक नहीं है, ईरान तक नहीं है, वो कह रहे हैं दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो नसरल्लाह के खात्मे के बाद उनके साथ खड़े हो जाएं, ये उम्मीद की जा रही है। मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर भी जुड़ गए हमारे साथ। जीडी बख्शी सर, इफ यू कैन हियर मी, आप सोच लीजिए, ईरान के सर्वोच्च नेता दुनिया भर के मुसलमानों को खड़ा होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सब लोग एक साथ लामबंद हो जाओ। बिल्कुल, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ठीक 2 महीना पहले तुर्की के एर्दोगान ने भी यही कॉल दी थी कि सब इस्लामिक अलायंस बनाए इजराइल को खत्म करने के लिए। अब वो जो है वो भी गीदड़ भभकियां